नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसपी बॉक्स में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यूरोपियंस भारत आए। आज हम लेक्चर 1 के पार्ट 2 इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पर डिटेल में बात करेंगे। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि आखिर 18th सेंचुरी में भारत की ऐसी क्या स्थिति थी जिसने एक व्यापारी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का शासक बनने का मौका दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, फ्रैगमेंटेड इंडिया के हर एक टुकड़े को समझेंगे। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक के लिए, क्योंकि एक जमाने में जिस मुगल खजाने की चमक पूरी दुनिया देखती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही राज एक विदेशी कंपनी के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। इस अचानक हुए बदलाव को समझने के लिए हमें 1707 के उस टर्निंग पॉइंट पर जाना पड़ेगा, जब आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई थी। यहाँ से एक भयानक सक्सेशन कियोस शुरू होता है। राइट, सक्सेशन कियोस मतलब गद्दी के लिए लड़ाई, है ना? हाँ, वही, भाइयों के बीच खूनी लड़ाई। औरंगजेब का साम्राज्य बहुत बड़ा था और डंडे के जोर पर चल रहा था, तो उसके मरते ही सिस्टम अंदर से खोखला होने लगा। सबसे पहले बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठे, 1707 से 1712 तक। ओके, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का स्ट्रिक्ट सीईओ अचानक गुजर जाए और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में ही पावर के लिए लड़ने लगे और कंपनी को अंदर से बर्बाद कर दें। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जैसा ही हाल था इन लेटर मुगल्स का। बहादुर शाह ने गद्दी के लिए अपने ही भाई को बैटल ऑफ जजाओ में हरा दिया, और इनकी पॉलिसीज तो बड़ी अजीब थी। अजीब कैसे? मतलब क्या अलग कर रहे थे वो? एक तरफ तो उन्होंने राजपूत और मराठास के साथ शांति यानी पैसिफिस्ट पॉलिसीज अपनाई, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सिख नेता बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ एक बहुत निर्मम सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। बेट, ये तो सच में बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तरफ दोस्ती का हाथ और दूसरी तरफ बगावत को बुरी तरह कुचलना। पर इनके बाद जो जहांगीर शाह आए, उनका केस तो और भी एक्सट्रीम था ना? सही पकड़ा आपने। जहांगीर शाह सिर्फ 1712 से 1713 तक ही टिक पाए। वो असल में एक पपेट रूलर थे। इन्हें इनके प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार खान ने गद्दी पर बिठाया था। असली ताकत अब बादशाहों से निकलकर इन दरबारियों के हाथ में चली गई थी। ओह, तो सीईओ की जगह बोर्ड मेंबर्स असल पावर चला रहे थे। एकदम वैसा ही। जुल्फिकार खान ने जजिया टैक्स तो खत्म कर दिया, पर आमदनी के लिए इजारादारी सिस्टम शुरू कर दिया। ये एक तरह की रेवेन्यू फार्मिंग थी। मुझे इस इजारेदारी सिस्टम पर थोड़ा रुकना है। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये टैक्स कलेक्शन का ठेका देना था, यानी जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही गांव से टैक्स वसूल करेगा। इससे तो बाद में किसानों का बहुत शोषण हुआ होगा। बिल्कुल, जिसको ठेका मिलेगा वो अपना मुनाफा निकालने के लिए किसानों का खून ही तो चूसेगा। और इस शोषण के बीच जहांगीर शाह को उनके ही भतीजे फर्रुखशेर ने मरवा दिया, वो भी सैयद ब्रदर्स नाम के ताकतवर दरबारियों की मदद से। बाप रे, अपने ही चाचा को मरवा दिया। और ये फर्रुखशेर फिर 1713 से 1719 तक गद्दी पर रहे। लेकिन इन्होंने तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो 1717 का ड्यूटी फ्री ट्रेड वाला फरमान दिया था ना? बिल्कुल, हाँ, जिसे हम हिस्ट्री में फरमान ऑफ 1717 कहते हैं। साथ ही इन्होंने बंदा सिंह बहादुर को बहुत बेरहमी से एग्जीक्यूट भी करवा दिया था। लेकिन आखिर में इनका अंत भी बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ था इनके साथ? इन्हें उन्हीं सैयद ब्रदर्स ने मार दिया जिन्होंने इन्हें गद्दी दिलाई थी। मुगल इतिहास में ये पहले बादशाह थे जिन्हें उनके ही नोबल्स ने मार दिया था। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? जो बादशाह कल तक पूरे भारत के मालिक थे, वो अब सिर्फ महल के अंदर के नाम मात्र के शासक बनकर रह गए थे। हाँ, और इसीलिए इन आगे आने वाले शासकों को टाइटुलर रूलर्स कहा जाता है। इनकी किस्मत पूरी तरह दूसरों के हाथ में थी। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण शाह आलम सेकंड है, जिनका टाइम 1760 से 1806 तक था। अच्छा, इनके टाइम में ही वो दो बड़े युद्ध हुए थे, 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर में हारने के बाद तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बन गए थे ना? बिल्कुल। अब आप खुद ही सोचिए, जो कल तक हिंदुस्तान का तख्त संभालता था, वो एक व्यापारिक कंपनी की पेंशन पर जी रहा था। ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह पुराने स्ट्रक्चर को एकदम से नहीं तोड़ा, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए ढाल बना लिया। ये सच में बहुत अजीब विडंबना है। फिर आए अकबर शाह सेकंड, 1806 से 1837 तक। इन्होंने ही समाज सुधारक राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, पर इनके दौर में एक बड़ा आर्थिक बदलाव हुआ ना? सही कहा। इनके टाइम में मार्केट में मुगल बादशाहों के नाम वाले सिक्के चलने बंद हो गए।
यानी उनकी इकोनॉमिक लेजिटिमेसी पूरी तरह खत्म हो गई। वाओ, सिक्के बंद होना मतलब पावर कंप्लीटली चली जाना। और आखिरी बादशाह तो बहादुर शाह सेकंड यानी बहादुर शाह जफर थे 1837 से 1857 तक। वो 1857 की क्रांति के प्रतीक जरूर बने थे। हाँ, पर क्रांति फेल होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून यानी बर्मा एग्जाइल कर दिया और 1 नवंबर 1858 को मुगल एम्पायर ऑफिशियली हिस्ट्री का पन्ना बनकर रह गया। यहाँ पर कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब अंदर से दिल्ली इतनी कमजोर हो गई थी तो बाहर से हमले होना तो तय ही था। बिल्कुल। एक कमजोर दरवाजे को तोड़ना हमेशा सबसे आसान होता है। 1739 में ईरान का शासक नादिर शाह आया। उसने बैटल ऑफ करनाल में मुगल्स की विशाल सेना को आराम से धूल चटा दी। पर उसने दिल्ली पर राज नहीं किया, राइट? उसका मकसद टेरिटरी नहीं बल्कि सिर्फ लिक्विड वेल्थ लूटना था। हाँ, उसे अपने वॉर्स फंड करने थे। वो मशहूर पीकॉक थ्रोन यानी तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। उसने लगभग 70 करोड़ रुपए की दौलत लूटी। बाप रे, 70 करोड़ उस जमाने में! इसने तो सिर्फ खजाना ही नहीं लूटा होगा, मुगल्स की पावर का जो भ्रम था वो भी पूरी दुनिया के आगे तोड़ के रख दिया होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। और इस बड़ी पिक्चर को देखें तो इन हमलों ने भारत में एक ऐसा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा कर दिया जिसने एक नए आक्रमणकारी के लिए रास्ता खोल दिया। आप अहमद शाह अब्दाली की बात कर रहे हैं ना? अफगानिस्तान का वो निर्मम शासक? हाँ, वही। उसने 1748 से 1767 के बीच लगातार कई हमले किए। सबसे अहम था 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें उसने मराठास को बहुत बुरी तरह हराया। जिसमें मराठास का पूरे भारत पर राज करने का सपना हमेशा के लिए तोड़ दिया और दिल्ली का दबदबा खत्म होते ही भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा, जिसे हम राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स कहते हैं। बिल्कुल। सत्ता अब दिल्ली से निकलकर इन नए राज्यों के पास जा रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बड़ा आईना टूटने पर दर्जनों छोटे, नुकीला और आजाद टुकड़े बन जाते हैं। 18th सेंचुरी का भारत भी कुछ वैसा ही हो गया था। बहुत सटीक एनालॉजी है। इन क्षेत्रीय राज्यों को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी थी सक्सेसर स्टेट्स। इन्होंने शुरुआत में तो मुगल्स की अधीनता मानी पर चुपचाप खुद को आजाद कर लिया, जैसे बंगाल। अच्छा, 1717 में बंगाल, जहां मुर्शिद कुली खान ने जागीरदारी हटाकर वो नया मालजमीनी सिस्टम लाया था जिसमें नए जमींदार आए थे, राइट? हाँ, उसने सिस्टम बदला और आगे चलकर अलीवर्दी खान ने मुगलों को ट्रिब्यूट देना ही बंद कर दिया, जिससे बंगाल पूरी तरह सॉवरेन बन गया। और आगे यही चीज 1757 के बैटल ऑफ प्लासी का कारण बनी। समझ गए। और अवध भी इसी कैटेगरी में आता है, जिसे 1722 में सादत खान यानी बुरहानुल मुल्क ने बनाया था। उनके पास वो उपजाऊ गंगा मैदान का कंट्रोल था। सही कहा। और तीसरा सक्सेसर स्टेट था हैदराबाद, जिसे 1724 में किलिच खान ने बनाया था, जिन्हें निजामुल मुल्क आसफ जाह फर्स्ट भी कहते हैं। उन्होंने बैटल ऑफ शक्करखेड़ा के बाद हैदराबाद स्थापित किया था, नहीं बल्कि खुली बगावत करके अपने राज्य बनाए थे। इसमें सबसे बड़ा नाम द मराठास का है। ओह, वही मराठास जो शिवाजी महाराज के बाद पेशवास के टाइम पर अपने पीक पर पहुंचे थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट और बालाजी बाजीराव के टाइम इनका राज अटक से लेकर कटक तक फैल गया था। हाँ, और इनकी पावर का एक बड़ा कारण इनका टैक्स कलेक्शन सिस्टम था। उन्होंने चौथ, जो कि 25% टैक्स था, और सरदेशमुखी, जो 10% टैक्स था, उसकी वसूली शुरू कर दी थी। इससे उन्हें बहुत पैसा मिला, पर आसपास के राज्य दुश्मन बन गए। वेट, वॉरियर स्टेट्स में सिर्फ मराठास तो नहीं थे ना? असम में अहोम्स भी थे? बिल्कुल। अहोम्स के नेता लचित बोरफुकान ने 1671 के बैटल ऑफ सराईघाट में मुगल्स को बुरी तरह हराया था। उन्होंने अपनी टेरिटरी को सक्सेसफुली बचाया था। और पंजाब में सिख्स थे जी, जो मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ एक धार्मिक मूवमेंट से शुरू होकर एक शक्तिशाली मिलिट्री स्टेट बन गए। एक और नाम सुने मैंने, सतनामीज। ये कौन थे? सतनामीज लोअर कास्ट और किसानों का एक सेक्ट था, जिन्होंने अपने हक के लिए 1672 में नरौनल में बगावत की थी। हालांकि उस वक्त औरंगजेब ने उन्हें अपनी पूरी मिलिट्री ताकत से कुचल दिया था, पर इससे लोगों का गुस्सा जरूर दिखता है। तो ये थे वॉरियर स्टेट्स। और तीसरी कैटेगरी क्या थी उन राज्यों की? तीसरी कैटेगरी थी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट स्टेट्स। ये वो राज्य थे जो हमेशा से अलग थे, जैसे मैसूर, जहां वोडिया डायनेस्टी का राज था। ये कभी मुगल्स के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहे। ओह,
और राजपूत स्टेट्स भी इसी में आते हैं ना? जैसे जयपुर, जो कि अपनी समझदारी से मुगल्स के लॉयल बने रहे, और जोधपुर या उदयपुर, सही कहा। साथ ही रोहेलाज और अफगान्स भी थे, जैसे अली मोहम्मद खान, जिन्होंने वेस्टर्न यूपी में अपना दबदबा बनाया। ये लोग फायदे के हिसाब से अपने अलायंसेस बदलते रहते थे। तो मतलब पूरे हिंदुस्तान में दर्जनों स्टेट्स आपस में ताकत की लड़ाई लड़ रहे थे। वही तो, इन सभी राज्यों में ताकत की बराबरी थी। एक साथ मिलने के बजाय इन आपस की लड़ाइयों ने इन्हें और कमजोर कर दिया। इनका सारा फोकस एक दूसरे को हराने में चला गया। अगर आप उस दौर के भारत को देखें तो पाएंगे कि दिल्ली बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। मराठास, जो देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकते थे, वो 1761 के पानीपत युद्ध में कमजोर पड़ गए थे। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और पंजाब सब आपस में पावर के लिए लड़ रहे थे। ये वही फ्रैगमेंटेड इंडिया था जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डिप्लोमेसी, धोखे और मॉडर्न मिलिट्री टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके एक-एक करके जीत लिया। यहाँ हमारा लेक्चर 1 मुकम्मल होता है। और ये इतिहास हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ये दिखाता है कि जब हम आपस में बंटते हुए होते हैं, तो बाहरी ताकतें आसानी से हमारा फायदा उठा सकती हैं। बिखरा हुआ देश हमेशा विदेशी ताकतों को आमंत्रण देता है। सच में ये बहुत गहरी बात है। आप सबके लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर 1761 के पानीपत युद्ध में मराठास जीत गए होते, तो क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भारत की शासक बन पाती? या फिर हमें एक आधुनिक स्वदेशी मराठा साम्राज्य देखने को मिलता? इस सवाल के जवाब को खुद से आगे खोजिएगा। अगली बार मिलते हैं।